हेलो फ्रेंड्स, आपका सत्यराज लॉस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, आरोपित व्यक्ति के अधिकार के बारे में और उसके अन्य अधिकार जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दिए गए हैं उनका जिक्र करेंगे। अभियुक्त जिस पे आरोप लगा है और अगर वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, इफ़ ही इज़ being arrested by the police officer, तो उसके कुछ अधिकार हैं जो कि ऐसे हैं, जैसे कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने गिरफ्तार की सूचना और हिरासत में जाने से पहले अपने गिरफ्तारी की सूचना अपने मित्र, सगे संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति को देने का अधिकार प्राप्त करता है। दूसरा ये कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उस पुलिस ऑफिसर का ये दायित्व है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं वो उसको बताएं कि उसकी गिरफ्तारी का क्या कारण है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट। अभियुक्त को पुलिस कस्टडी भेजने से पहले पुलिस का एक दायित्व ये भी है कि उसका डॉक्टरी प्रशिक्षण कराए, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है, जिससे कि अगर कोई पहले से ही कुछ चोट ग्रसित है आरोपित व्यक्ति, तो ये बात बाद में पुलिस के खिलाफ न चला जाए कि ये चोट पुलिस ने पहुंचाई। दूसरा कि मेडिकल एग्जामिनेशन या तो पुलिस अफसर जिन्होंने गिरफ्तार किया है उनके कहने पे होता है या आरोपित व्यक्ति खुद ही निवेदन करता है न्यायालय से कि मेरा मेडिकल प्रशिक्षण यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशंस हमारा कराएं, जिससे कि साबित हो जाए कि पुलिस कस्टडी में भेजने से पहले या पुलिस कस्टडी के दौरान कोई भी चोट या किसी प्रकार का हानि अभियुक्त के साथ न की गई है और न किए जाने की संभावना है। क्योंकि अगर ये मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया गया तो ये पुलिस के खिलाफ भी जा सकता है अगर आरोपित व्यक्ति की पुलिस कस्टडी के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और किसी प्रकार का चोट अगर उसको पाई जाती है, कोई नुकसान पाया जाता है, तो ये सीधा सीधा आरोप पुलिस के ऊपर जाता है। इससे बचने के लिए पुलिस की लायबिलिटी बनती है कि कस्टडी में लेने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराए किसी रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर से। साथ ही आरोपित व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका ये अधिकार है कि उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए, यानी गिरफ्तारी के से लेकर के अगले 24 घंटे तक उस आरोपित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। दूसरा कि गिरफ्तार व्यक्ति जब चाहे अपने काउंसिल से मिल सकता है, खासकर जब इंटरोगेशन चल रहा हो पुलिस का, उस दौरान वो उसका ये अधिकार है कि वो अपने काउंसिल या लॉयर्स अपने चॉइस के अनुसार अपने साथ रख सकते हैं। और साथ ही हर आरोपित व्यक्ति का ये अधिकार है जो कि फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ राइट टू गेट स्पीडी ट्रायल। जो ट्रायल उसके खिलाफ चल रहा है या चलने वाला है उसका जल्द से जल्द
निपटारा हो, यानी कि उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसका निपटारा अतिशीघ्र होना चाहिए। दोस्तों, आपको साथ साथ ये बताते चलें कि अगर अभियुक्त कोई महिला है तो उसके कुछ विशेष अधिकार हैं। जैसे महिला पुलिस ही किसी महिला अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी और महिला डॉक्टर ही महिला अभियुक्त का डॉक्टर जांच करेगी, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी। और किसी अपराध में पूछताछ के लिए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि महिला अभियुक्त को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उसे किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी या पूछताछ नहीं की जाएगी, अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन परमिटेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ हॉस्पिटल्स। साथ ही गिरफ्तारी महिला का गिरफ्तार भी हमेशा किसी महिला आरक्षी से ही उसकी तलाशी की जाएगी। और साथ ही अगर कोई सर्च वारंट है, हाउस वारंट है, तो अगर कोई महिला है जिस पर आरोप है तो उसे सबसे पहले घर की तलाशी से पहले उसे पूरा मौका दिया जाएगा कि वो घर से बाहर सकुशल बाहर निकल आए, उसके बाद ही घर की तलाशी ली जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आते हैं आरोपित व्यक्ति का जमानत के अधिकार, यानी राइट टू गेट बेल। हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में एक सेक्शन है, सेक्शन 436 436, जो कि ये प्रावधान करता है कि हर आरोपित व्यक्ति का ये सब्सटेंशियल राइट है टू गेट बेल इन बेलेबल ऑफेंस। दोस्तों, मैंने पहले बताया कि बेलेबल और नॉन बेलेबल अपराधों का जिक्र उसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के पीछे साइड के शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है कि वो कौन कौन से धाराएं जो भारतीय दंड संहिता 1860 के हैं जो कि बेलेबल होंगे या नॉन बेलेबल होंगे या कॉग्निटिबल होगा, नॉन कॉग्निटिबल होगा, या किसके द्वारा ट्रायल कंडक्ट होगा। ये सारे की सारी लिस्ट एक पीछे बनी हुई है। उसके आधार पे हम ये बताते हैं कि फला अपराध बेलेबल है, फला अपराध नॉन बेलेबल है। तो जो बेलेबल अपराध है जिसमें जो संगीत बहुत ही हिनिश क्राइम नहीं होता है, बहुत ही सिंपल ऑफेंस होते हैं, जिसमें सजा कम से कम होती है, जिससे समाज का नुकसान कम से कम होता है, वो अधिकतर बेलेबल ऑफेंस होते हैं। और ऐसे बेलेबल ऑफेंस में आरोपित व्यक्ति का अधिकार बनता है कि उसे बेल दे दी जाए बिना शर्त के साथ। साथ ही अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण जांच चल रही है और अगर वो कोई ऐसा अपराध किया है जिसका जो 10 साल से कम की सज़ा है तो उसके लिए 60 दिन, और अगर 10 साल से ऊपर की सज़ा है तो 90 दिन के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए, अन्यथा आरोपित व्यक्ति का बेल पाने का अधिकार बन जाता है। 436 कैपिटल ए 436 कैपिटल ए ऑफ द CRPC 1973 एक बात और कहता है कि अगर किसी आरोपित व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है और वो जांच का इतना विलम्ब हो चुका है कि जितना अपराध उस आरोपित व्यक्ति ने किया है उसमें जितनी सज़ा दी गई है उसकी अगर आधी सज़ा वो आरोपित व्यक्ति भुगत चुका है तो उसको बेल लेने का प्राप्त करने का अधिकार बन जाता है। और अगर पूरी सज़ा काट लिया है, जितना कि उसने अपराध किया है उसकी सज़ा दी गई है, तब उसे बिना शर्त, बिना बॉन्ड के, बिना शपथ पत्र के, बिना श्योरिटी विभूति के उसे जेल से रिहा कर देना चाहिए। अगर अपराध गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है, तो उस केस में भी बेल दी जाती है, जमानत दी जाती है, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार।
यानी कि 437 और 438 इसी पे नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है, जहाँ पर बेल देने की बात की गई है। और यहाँ पर न्यायालय चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या अन्य कोर्ट हो, वो बेल ग्रांट कर सकती है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में 437(3) में ये दिया हुआ है कि उस कंडीशन के साथ, उस शर्तों के साथ न्यायालय आरोपित व्यक्ति को बेल ग्रांट कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को पर्याप्त समझे या कारण व्यतीत होता है कि व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है कि वो किसी अपराध में संलग्न है या नहीं, तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट आरोपित व्यक्ति को, जब उनको लगता है कि इसे जेल में रखने से कोई लाभ नहीं है, तो उस आरोपित व्यक्ति को बेल ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये जोड़ दिया जाता है कि बेल का मतलब ये नहीं है कि आपको संपूर्णतः आज़ादी मिल गई है। आरोपित व्यक्ति को बेल पे इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि आपके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा नहीं हो पाया है। लेकिन जब भी वो कंसर्न ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट या न्यायालय चाहेंगे, आप आरोपित व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि फला तारीख को, फला समय पे, फला जगह पे उपस्थित हो जाए। बेल का मतलब संपूर्ण आज़ादी नहीं होती है, एक आंशिक आज़ादी होती है, जो कि आपको इस कंडीशन पे छोड़ा जाता है कि जब भी न्यायालय या उस्तर ऑफिसर या मजिस्ट्रेट महोदय चाहें, आपको जब बुलाएंगे आप आ जाइए। दोस्तों, जमानत पे छोड़ने के 2 कंडीशंस होते हैं, जिसमें एक पर्सनल बॉन्ड होता है, उसके साथ श्योरिटी कभी कभी मांगी जाती है, कभी कभी मांगी नहीं जाती है, जिसे जमानतदार कहते हैं। तो एक बेल बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाता है, जिसमें कुछ पैसे, कुछ राशि उस आरोपित व्यक्ति से कोर्ट के पास रख लिए जाते हैं। एक तरह का शपथ पत्र, एक तरह का संहिता होता है कि अगर आप जिस तारीख को हम बुलाएं, अगर उस तारीख को आप नहीं आते हैं, तो ये आपका जमानत पत्र जब्त हो जाएगा। इसी को श्योरिटी, एक्चुअली बेल बॉन्ड या श्योरिटी या जमानतदार रखने का मेन वजह इतना ही है कि आरोपित व्यक्ति ऐसा न हो कि न्यायालय को उलझन में डाल करके देश से बाहर भाग जाए या ऐसी जगह भाग जाए या ऐसे एब्सकॉन्ड कर जाए जहाँ पर उसे पकड़ना मुश्किल ना हो, नामुमकिन हो जाए। तो इसीलिए जमानत पत्र, बेल बॉन्ड या श्योरिटी का प्रावधान किया गया है। श्योरिटी वहाँ पर मांगी जाती है जहाँ पर बेल बॉन्ड तो मांगी गई है, श्योरिटी इसलिए मांगी जाती है क्योंकि न्यायालय को लगता है कि आरोपित व्यक्ति इतना संपन्न है कि अगर हम जमानत जब्त भी कर लेंगे तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए श्योरिटी वो इस आधार पे मांगते हैं, या तो बेल बॉन्ड उन तक कंप्लीट नहीं है या कुछ आशंका है कि शायद बेल बॉन्ड से बात नहीं बनेगी, इसलिए एक श्योरिटी रखी जाती है जो एक व्यक्ति जमानतदार होता है, जो आरोपित व्यक्ति के पक्ष में ये बात बोलता है कि मैं आपको शपथ देता हूँ, न्यायालय के समक्ष ये बात श्योरिटी जमानतदार कहता है कि मैं आपको शपथ देता हूँ कि फला व्यक्ति जो आरोपित व्यक्ति है ये फला तारीख को उपस्थित हो जाए। क्योंकि अगर नहीं हो पाया तो इसके लिए जमानतदार खुद स्वयं जिम्मेदार है। इसके बाद आता है गैर जमानती अपराध में अग्रिम जमानत, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल, सेक्शन 438। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में यूपी में 448 लागू नहीं है और भारत के अन्य राज्यों में है, पर उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत की प्रावधान सेक्शन 438 438 में CRPC 1978 में दिया हुआ है, वो हमारे यहाँ लागू नहीं है। लेकिन इसका जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। तो जैसा मैंने बताया कि गैर जमानती अपराध में अग्रिम जमानत, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में
एक अग्रिम जमानत का प्रावधान है जो सेक्शन 438 में CRPC में बनाया गया है। इसमें ये बात है कि अगर किसी व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि उसने कोई नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध किए हैं और उस अभियोग में उसकी गिरफ्तारी होने की संभावना है, एंटिसिपेशन है, आशंका है कि गिरफ्तार हो सकता है, तो वो याद रखेगा सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं, सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में एक बेल एप्लीकेशन बुक करेगा और वहाँ से डायरेक्शन ले लेगा कि अगर हमें गिरफ्तार किया जाता है तो हमें बेल पे छोड़ दिया जाए। यही होता है, यानी कि गिरफ्तारी के समय ही बेल ग्रांट कर दी जाती है और इसीलिए इसका नाम है गैर जमानती अपराध में अग्रिम जमानत, यानी एंटिसिपेटरी बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 437 गैर जमानती अपराध के बारे में बेल का प्रावधान करता है, लेकिन एक ये भी 437 सबसेक्शन 3 में एक बात और जोड़ी गई है कि गैर जमानती अपराध बिना शर्त यानी कि बिना कंडीशन का बेल ग्रांट नहीं होगा। यानी कि जब भी गैर जमानती अपराध हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, उसके साथ कंडीशंस जोड़े जाएंगे जिससे कि आरोपित व्यक्ति को जब चाहे हम न्यायालय में उपस्थित करा सकें। शर्त कुछ इस तरह का होता है कि जिस व्यक्ति को ये बेल दी जाती है गैर जमानती अपराध में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में, उसकी बेशर्त लगा दी जाती है कि वो बिना पुलिस को सूचना दिए शहर से बाहर नहीं जाएगा, देश से बाहर नहीं जाएगा और जितने भी साक्ष्य गवाह हैं पुलिस की तरफ से उसको वो परेशान नहीं करेगा, न ही किसी प्रकार का प्रलोभन देकर के उसे उन गवाहों को तोड़ने की कोशिश करेगा जिससे कि आरोपित व्यक्ति का केस प्रोसिक्यूशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कमजोर हो जाए। साथ ही आरोपित व्यक्ति पे ये भी शर्त जोड़ी जाती है कि जिस अपराध के लिए उसे बेल दिया गया है वो वैसा कोई दूसरा अपराध वो नहीं करेगा। और कुछ और शर्तें जोड़ी जाती हैं जो कि 437 के 3 में दिया हुआ है, और ये सारे शर्तें 438 में जो अग्रिम जमानत की बात करते हैं वो भी नॉन बेलेबल करते हैं, वहाँ भी कंडीशन जोड़ी जाती है सिर्फ इसलिए कि आरोपित व्यक्ति की उपस्थिति को जब चाहे न्यायालय अपने यहाँ दर्ज करा सके और उसमें किसी प्रकार का उल्लंघन आरोपित व्यक्ति द्वारा न हो पाए, इसलिए कुछ शर्तें ऐसी जोड़ी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम बेल बॉन्ड्स एंड श्योरिटी टू, इन सबको सिक्योरिटी रखते हुए भी कुछ शर्तें जोड़ी जाती हैं जिसका उल्लंघन होने पे न्यायालय के पास ये पूरा पावर है कि उस बेल को कैंसिल कर दे। तो दोस्तों, आगे बताना चाहेंगे कि आरोपित व्यक्ति के पास कुछ और अधिकार हैं, जैसे कि पुलिस की पूछताछ। अगर वो अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद कुछ अधिकार दिए गए हैं कि पुलिस एक गिवन गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न केसों में रखा के अनुसार ही पूछताछ की जाएगी, इसके खिलाफ नहीं जाएगी। जैसे कि अभियुक्त के पूछताछ के दौरान पुलिस के सहयोग करना चाहिए, ये तो ठीक है। साथ ही अभियुक्त को ये सावधान रहना चाहिए कि पुलिस उसे झूठे मामले में न फंसाए। इसके बाद अभियुक्त को किसी ऐसे कागज पे बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं कहना चाहिए या सिग्नेचर नहीं करना चाहिए जिसे उसने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो बात उसने कागज पे लिखी है अगर उस पर बिना पढ़े उसने सिग्नेचर कर दिया तो पुलिस उसको साक्ष्य मानेगी और उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इसलिए ये अभियुक्त के पास अधिकार है कि जो भी बोले, जो भी लिखे, जहाँ कहीं सिग्नेचर बनाए, वो कृपा करके अपना वो सारे शब्द को पढ़ ले कि उस पेपर पर क्या लिखा। साथ ही पुलिस
ऑफिसर या आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति 15 साल का कम है या 65 साल से ऊपर का हो, कोई पुरुष जो जिसकी उम्र 15 साल से कम है या 65 साल से ऊपर है या कोई महिला है, उसे अपने थाने में बुला करके, पुलिस स्टेशन में बुला करके उसका जांच नहीं की जाएगी, बल्कि वो आईओ महोदय उस व्यक्ति के घर पे जाएंगे और वहाँ पर उसकी पूछताछ होगी या जांच जो भी इंक्वायरी करना हो वो वहाँ करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को वो अपने पुलिस स्टेशन पे नहीं बुलाएंगे, यानी घर से बाहर नहीं बुलाएंगे। व्यक्ति की पूछताछ के दौरान सवाल का जवाब देने से मना करने का अधिकार होगा, जिससे उसे लगे कि उसके खिलाफ ये कोई ऐसी बात कही जा रही जिससे आपराधिक मामला बन सकता है, तो आरोपित व्यक्ति उसको ना भी कर सकता है। अगर उसे लगे कि अगर हमने हाँ कहा तो हमारे खिलाफ ये मार सकता है और आपराधिक मामले चल सकते हैं। व्यक्ति पूछताछ के दौरान कानून या अपने मित्र की सहायता ले सकता है, लीगल एडवाइजर का सहायता ले सकता है। अगर वो भाषा समझ नहीं पा रहा है तो इंटरप्रेटर का सहारा ले सकता है, या ऐसे किसी और जरूरत पड़ने पर सहायता ले सकता है जहाँ पर वो प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है, या उसे लगता है कि अगर हमने कुछ इधर उधर बोला तो ये सब मेरे खिलाफ ही मान सकता है, तो वो जिसको चाहे सगे संबंधी हो, मित्र हो, अपने पहचान के लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनकी मदद लेकर के पूछताछ के दौरान वो पुलिस के प्रश्नों का जवाब दे। इससे उन अपराधी को या उस आरोपित व्यक्ति की ट्रायल के दौरान काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो भी पुलिस रिकॉर्ड करती है पुलिस सीधा सीधा आरोपित व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल के दौरान उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती है जो साक्ष्य के रूप में आया है या गवाह के रूप में आया है। दोस्तों, सर्च वारंट से संबंधित कुछ नियम हैं जो कि पुलिस ऑफिसर और उनके अदर ऑफिसर्स को फॉलो करना जरूरी पड़ता है। जैसे कि सर्च वारंट बिना न्यायालय की अनुमति के या मजिस्ट्रेट की अनुमति के आप किसी भी घर की तलाशी आप नहीं ले सकते। ये पुलिस और डिपार्टमेंट को हिदायत दी जाती है। ये CRPC में भी प्रावधान किया हुआ है कि बिना सर्च वारंट के आप किसी घर की तलाशी नहीं लेंगे। सर्च वारंट हैज़ टू बी इशूड either by the कोर्ट और by the magistrate कंसर्न। आमतौर पे जो चोरी का सामान है, फर्जी दस्तावेज है, जाली मोहर है, जाली करेंसी नोट्स है या अश्लील सामग्री तथा जब्तशुदा साहित्य बरामदगी की तलाशी बिना सर्च वारंट के भी ली जा सकती है। पुलिस अधिकारी के पास ये अधिकार है कि तलाशी के स्थान पर मौजूद जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं, सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स हैं या सस्पेक्टेड ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग है, उसकी तलाशी लेने दी जाएगी। पुलिस हर सस्पेक्टेड मैटर को, चाहे वो थिंग हो चाहे पर्सन, किसी के तलाशी कभी भी ले सकती है अगर उनको ये क्रेडिबल एविडेंस मिल जाता है कि फला व्यक्ति या फला वस्तु या फला घर में कोई ऐसा अपराध होने की संभावना है, एप्रीहेंशन है, जिससे समाज को या लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान होने की पूरी गुंजाइश है। तो ऐसे में पुलिस अफसर बिना सर्च वारंट के भी किसी व्यक्ति या किसी सामान की तलाशी ले सकते हैं। पुलिस को जब्त सामान जो भी अपने कस्टडी में लेंगे, फॉरफिट करेंगे, उस जब्त सामान का ब्यौरा देते हुए पंचनामा तैयार करना पड़ेगा। अगर सर्च वारंट से के माध्यम से क्यों, बिना सर्च वारंट के माध्यम से क्यों, जहाँ पर सस्पेक्टेड उनको लगता है, तो कोई भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट अगर वो अपने कस्टडी में लेते हैं तो उसका पंचनामा पूरा डिटेल बनाना जरूरी है और उस कंसर्न मजिस्ट्रेट और कोर्ट को बताना जरूरी है
कि वो क्या क्या चीज़ अपने कष्ट के लिए लिए है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति जो भी सूचना दी जा रही है या जिस समाज की तलाशी ली गई है, इसका भी ब्यौरा सर्च वारंट करने वाले पुलिस अफसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिकॉर्ड करें। तलाशी लेने वाले अधिकारी की भी तलाशी शुरू करने से पहले तलाशी की याद रखिएगा। जिस पुलिस अफसर को तलाशी लेनी है किसी व्यक्ति की, किसी सामान की, किसी घर की, तो अगर वो घर के सदस्य चाहें तो वो उस पुलिस अफसर की भी तलाशी ले सकते हैं। इससे इस बात को अश्योरेंस करने के लिए कि ऐसा ना हो कि कुछ ऑब्जेक्शनल ऑब्जेक्ट हमारे घर में नहीं है, बल्कि पुलिस महोदय अपने साथ लेकर के आए हैं और उन्होंने प्लांट कर दिया हो। तो इससे बचने के लिए, यानी फर्जी केस बनाने के लिए, से बचने के लिए एक मुकम्मल रास्ता है कि तलाशी लेने से पहले तलाशी करता जो तलाशी ले रहे हैं उनकी भी तलाशी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जिस ऑब्जेक्शनल ऑब्जेक्ट की तलाश वो किसी और व्यक्ति और किसी अन्य घर में कर रहे हैं वो खुद उनके पास नहीं है और वो रीप्लांट करने के लिए आए हैं, जिससे कि एक नया मुकदमा खड़ा कर सके। ऐसी कोई खतरे की अगर आशंका होती है तो आप सचेत हो जाए। कोई पुरुष या किसी महिला की शारीरिक प्रशिक्षण या तलाशी नहीं ले सकते, लेकिन याद रखिएगा किसी महिला की तलाशी अगर लेनी है तो कोई महिला पुलिस नहीं होनी चाहिए, कोई लेडी पुलिस नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई मेल पुलिस पर्सनल है तो वो महिला के कारोबार के स्थान पर और उसकी चीज़ों का तो तलाशी ले सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन महिला के शरीर का नहीं। इस बात का ध्यान सर्च वारंट में, तलाशी के वारंट में रखना जरूरी है। साथ ही दोस्तों कुछ कार्य हम बताते चले जो कि हमारे इंडियन पैनल कोड में भारतीय जनसंख्या 88 में दंडनीय नहीं माना गया है। अगर कुछ विशेष परिस्थिति में ये अपराध हुई हैं तो जैसे कि कोई ऐसा अपराध हो गया है उस व्यक्ति के द्वारा जिसकी उम्र 7 साल से कम है, बिलो 7 ईयर्स, तो ऐसे अपराध दंडनीय नहीं है। दूसरा, कोई ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हो गया जिसकी उम्र 7 साल से ऊपर है प्लस 12 साल से कम है, यानी कि मोर देन 7 ईयर्स बट लेस देन 12 ईयर्स एंड हैज इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसने जो कृत्य किया है वो अज्ञानतावश किया है, तो ऐसे भी अपराध क्षम है। साथ ही अगर कोई ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कर दिया गया हो जो विकृत चित्त है, यानी अनसाउंड माइंड है, इनसेन पर्सन है, उसके द्वारा अगर कोई अपराध हो गया है तो वो भी हमारे भारतीय जनसंहिता में क्षम है। या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है जो नशे में रहता है और वो अपने इच्छा की विरुद्ध कोई ऐसा कार्य कर गया जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो अपराध भी क्षम है। साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया गया है और वो कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन कृतक ने अपने आत्मरक्षा में वो काम किया है और वो आत्मरक्षा हमारे अपवाद में आता है 96 से लेकर 106 के बीच में, यानी 96 से लेकर 106 के बीच में अगर कोई कार्य ऐसा किया गया है उसके प्रावधानों में आता है, तो भले ही वो कार्य अपराध की श्रेणी में क्यों ना आता हो, जो आरोपित व्यक्ति है वो उस अपराध से क्षम माना जाएगा, क्योंकि ये हमारे भारतीय जनसंहिता के अपवाद में आता है। और विशेष परिस्थिति में कोई कार्य हो गया है तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर फला व्यक्ति ने जिस पे आरोप लग रहा है उसने अपने आत्मरक्षा में ये वो कार्य की है, अपने आप को बचाने के लिए या अपनी संपत्ति बचाने के लिए या किसी और की संपत्ति या किसी और की जान माल की बचाने के लिए वो अगर कार्य करता है तो ऐसे कार्य को अपराध होते हुए भी अपराधी नहीं माना जाएगा, उसे क्षम माना जाएगा क्योंकि ये अधिकार सबको मिला हुआ है कि अपनी आत्मरक्षा
अपने शरीर की रक्षा, अपने जान और माल की रक्षा, साथ ही दूसरे की जान के माल की रक्षा हमारे भारतीय दंड संहिता में एक आत्मरक्षा के तौर पे हर एक नागरिक को दी गई है, बशर्ते कि उसका विधिवत पालन किया जाए। और मैंने पिछली वीडियो में इस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि आत्मरक्षा कब और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू for watching this video. Keep watching this video so that you keep on get aware of all the rights and अपने अधिकारों से आप परिचित रहें, परिपूर्ण रहें और संपन्न जीवन जीते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।